हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 से एक तो ओम्स लॉ जो होता है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ओम्स लॉ को रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी फॉर्म में लिखा जाता है, या कह सकते हैं अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, उसको देखेंगे। एंड यहाँ पर जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट स्पीड, इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है ये ड्रिफ्टिंग। और इसी ड्रिफ्ट से हमें ये पता चलेगा कि जो कंडक्टर्स के अंदर रेसिस्टिविटी होती है उसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी एंड मोबिलिटी को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओम्स लॉ के बारे में बात करें। जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले हमारे पास में आए थे, वो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एक तो हमारे पास में आया था V इक्वल्स टू आई आर, और एक आया था हमारे पास में रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है उसको लेके। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। दूसरा था हमारे पास में R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर हमने ये बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है कंडक्टर के। और वहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रो, ये कहलाता है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अब इन जो दो फॉर्मूले हमारे पास में आए हैं, इनकी हेल्प से हम ओम्स लॉ को दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे? जैसा इक्वेशन 1 से स्टार्ट करें। V इक्वल्स टू क्या है, I और R। अब R की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से यूज करें इसमें, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू I इंटू R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L अपॉन A। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वांटिटी और डिफाइन करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। तो एक क्वांटिटी और डिफाइन की जाती है, वो कहलाती है करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी क्या होती है? तो जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, डेंसिटी हमने कई तरह की पढ़ी है, तो यहाँ पर हम करंट की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जैसा हमने कल बताया था कि कोई कंडक्टर है और उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया उसका हमने लिया था ए, जिससे कोई चार्ज पास हो रहा है। और जब उससे कोई चार्ज पास होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो मान लीजिए ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का ए, इससे कोई करंट पास हो रही है। ठीक है, और करंट की वैल्यू कितनी है हमारी, आई। तो इस केस में इस एरिया से जो टोटल करंट पास हो रहा है, करंट पासिंग थ्रू एरिया ए इज आई। तो इन दैट केस करंट डेंसिटी जो होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो इक्वल्स टू, सॉरी रो इसको लिखते हैं जे इक्वल्स टू, या तो स्मॉल जे लिखते रहते हैं, या आपको कई बार कैपिटल जे भी देखने को मिलेगा। तो जे सिंबल यूज किया जाता है, तो जे इक्वल्स टू इसको लिखते हैं आई, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो ये क्या कहलाएगा, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है ये करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होता है ना। तो करंट पर यूनिट एरिया, एरिया इज टेकन नॉर्मल टू द करंट। तो करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा ये करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, ये याद रखेंगे आप। और एरिया क्या है, एरिया कौन सा है, एरिया इज टेकन नॉर्मल टू द करंट। यहाँ से इसका ऐसा यूनिट देखेंगे तो करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ऐसा यूनिट। तो बहुत ही आसान है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इस करंट डेंसिटी का यूज अगर हम करें यहाँ पर इक्वेशन 3 में, और क्या यूज कर सकते हैं, जो करंट जो हमने कंडक्टर लिया था उसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था ई। तो V जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखें, तो चूंकि V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू एल। अगर जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो V इक्वल्स टू E इंटू एल एंड J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करें, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को किस में यूज करना है, इक्वेशन 3 में। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो V की जगह पर तो क्या लिखेंगे हम, E इंटू एल इक्वल्स टू, यहाँ पर ये I और A है, आई अपॉन ए, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, J
और क्या हो जाएगा, रो एल। तो ये एल से एल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में, ई इक्वल्स टू जे रो। तो एक तो ये फॉर्म हो जाता है ओम्स लॉ का, या इसको एक दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, इसमें हम रो को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा जे इक्वल्स टू ई अपॉन रो, या इसको लिखते हैं जे इक्वल्स टू 1 अपॉन रो की जगह पर लिखते हैं सिग्मा इंटू ई। क्लियर। तो ये जो हमारे पास में निकल कर आया है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये कहलाता है अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब यहाँ पर ये सिग्मा क्या है, तो यहाँ पर हम सिग्मा को क्या बोल सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है 1 अपॉन रो, और रो क्या है हमारी रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है या जो अपोजिट होता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। तो ये जो न्यू टर्म आपके पास में आई है सिग्मा, ये क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, दैट इज अपोजिट ऑफ द रेसिस्टिविटी। ठीक है। अब एक चीज और हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे साथ में, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी एंड एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो देखें हम लोग अब वापस एक बार फॉर्मूले लिख देते हैं। रेसिस्टिविटी जो है उसके लिए है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और इससे आप रो की वैल्यू लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। क्लियर। सिमिलर वे में जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को हमने लिखा है 1 अपॉन रो। तो सबसे पहले इधर बात करें तो रो की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, देखो आर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, उसकी यूनिट क्या होती है ओम, एरिया ए जो है ए एरिया है इसका मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है लेंथ जो मीटर में है, तो ये हो जाएगा टोटल ओम मीटर। ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी ये क्या हो जाएगी, यहां से अगर हम इसको उल्टा करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसको क्या बोल देते हैं कई बार ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो होता है ये इसको ओम बोलते हैं, तो इसका ओम इनवर्स जो होता है उसको बोल देते हैं मोह। ठीक है। जैसे ये जो ओम होता है, ओम जो सिंबल होता है उसको लिखते कैसे इंग्लिश में, ओम ऐसा बोलते हैं। तो इसका जो इनवर्स होता है, इसका जो इनवर्स होता है ओम, ओम इनवर्स, उसको क्या बोल देते हैं, इसको उल्टा कर दें बोलने में तो ये हो जाएगा एम एच ओ मोह। तो इसीलिए इसका यूनिट जो है कंडक्टिविटी का उसको कई बार हम मोह पर मीटर भी बोलते हैं। ठीक है। या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तो है ही आपका मोह पर मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ये आपकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट हो जाती है। तो ये आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो ये दूसरा फॉर्म है ये जो आया हमारे पास में ये क्या कहलाता है, अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो कि आपके कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, जो कि हमने इसी जो इक्वेशन 1 है इसी से ही इसको डिड्यूस किया है। तो आपसे एग्जाम में भी ऐसा करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैं आज का हमारा मेन टॉपिक है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो होता क्या है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ये एक तरीके का एटॉमिक व्यू है। जब किसी कंडक्टर से कोई करंट पास होती है तो उसका जो एटॉमिक व्यू है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए ये हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है देखो, नॉर्मली जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं और उन एटम्स के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर, सॉलिड कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इसीलिए हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं,
इसलिए उन जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर मैंने आपके सामने ड्राइंग बनाई है, ये क्या कहलाती है, लैटिस। इसको हम बोलते हैं लैटिस। ये क्या कहलाती है, लैटिस। क्योंकि जो भी कोई भी सॉलिड होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, उसके अंदर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एटम्स या आयंस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं अपनी साइड्स पे, तो वो कहलाता है लैटिस। और इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हैं, जैसे कंडक्टर के केस में, फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के केस में ये क्या है, ये तो एटम्स या आयंस हो गए जो फ्री हैं, और उसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के पास में, रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा, वो हमारे देखने की बात है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कैसा होता है, मान लीजिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करें, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसीडर करें, ये कोई इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है मूवमेंट की, ये रैंडम डायरेक्शंस में मूव करता रहता है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये थोड़ी दूर तक तो चलेगा अपनी एक स्पीड से, और उसके बाद में ये क्या करेगा, इस आयन से क्या करेगा, कोलिजन करेगा। कोलिजन करने से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये जो कोलिजन होते हैं वो कैसे होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, केवल जो पार्टिकल है जो कोलाइड हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस आयन की कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल है, तो एटम तो अपनी साइड पर फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टक्कर करने के बाद में क्या करेगा, इधर जाएगा। तो अब की बार क्या किया उसने, पहले यहाँ टक्कर की, उस कोलिजन के बाद में वो इधर गया, तो यहाँ इसने काफी दूरी तय की कंपेरेटिवली, और फिर यहाँ पर आकर फिर इसने क्या किया, एक कोलिजन किया। कि कोलिजन एक तरीके का इंटरेक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। अब इसमें कोलिजन करने के बाद में यहाँ जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेगा तो फिर से क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वही इलास्टिक कोलिजन होगा, और ये कहीं इधर जाएगा, यहाँ से फिर कोलिजन करेगा, ये फिर कहीं इधर आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये लगातार क्या करता रहता है, कोलिजन करता रहता है, और कोलिजन करता हुआ ये एक जिगजैग पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। ये हमने एक कंसिडर किया है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, है ना। ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर लगातार क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। तो एक तरीके से इसका जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होता है, जिगजैग। जिगजैग पाथ को ये फॉलो करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनकी जो कंडक्टर के अंदर जो आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, उनसे लगातार क्या होते रहते हैं, कोलिजन होते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो कोलिजन हो रहा है ये इलास्टिक कोलिजन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। और ये जो केस हम देख रहे हैं ये कब है, जब हमने यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, कंडक्टर अपनी नेचुरल पोजिशन में है, केवल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, एट रूम टेम्परेचर। तो एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स के पास में कुछ एनर्जी होती है, उस वो उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, और उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की कुछ स्पीड होती है, और इलेक्ट्रॉन उस स्पीड से क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं जिगजैग पाथ पे, रैंडम डायरेक्शंस में। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस कंडक्टर के अंदर अगर हम कोई इमेजनरी, है ना, इस कंडक्टर के अंदर हम कोई इमेजनरी वो लें, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन, जैसे कि कोई इमेजनरी क्रॉस सेक्शन आपने यहाँ पर लिया ऐसा, तो अगर हम इस इमेजनरी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन के पास होने की या इलेक्ट्रॉन के क्रॉस होने की बात करें, कि मान लीजिए हमने कोई क्रॉस सेक्शन लिया जिसका एरिया कितना है ए, तो इस किसी पर्टिकुलर टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, चाहे तो लेफ्ट में चाहे राइट में। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि राइट साइड में अगर हम देखना चाहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ओवरऑल किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो हम देखते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट साइड में जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से राइट साइड में, राइट से लेफ्ट में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ओवरऑल इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो होती है वो जीरो होती है एट रूम टेम्परेचर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इस एरिया से पास कोई भी जो नेट चार्ज है वो पास नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि करंट की वैल्यू क्या आता है, जीरो होती है एट रूम टेम्परेचर। जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, तब उस कंडक्टर से कोई भी करंट पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं बट
उनका जो एवरेज आता है किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने का वो क्या होता है, 0 होता है, लेफ्ट और राइट दोनों में। मतलब लेफ्ट राइट को दोनों को जब एवरेज लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने के बाद भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस तो वहां पर करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, जिगजैग पाथ होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जैसे सपोज करो आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी एफ वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। और इस फोर्स की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन जो पहले एक जो है ओवरऑल कांस्टेंट स्पीड से जो है कॉलिजन कर रहे थे, तो अब क्या होगा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, वापस उसी पॉइंट से, और जब ये यहाँ तक पहुँचता है, पहला ए पॉइंट तक पहुँचता है, तो इस तक पहुँचने में, ए तक पहुँचने में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, और उस डिस्टेंस में उस पर एक फोर्स लगातार काम कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन की मोशन इस पाथ में क्या सी होती है, एक्सिलरेटेड होती है। ठीक है, और एक्सिलरेटेड मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी इंक्रीज होगा वो कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, फोर्स की डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ न जाकर क्या हो जाता है, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ ये आगे बढ़ता जाएगा, और फिर जैसे ही कोई कॉलिजन करेगा, तो कॉलिजन करने पे क्या होता है, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई कॉलिजन करता है तो उसकी जो स्पीड बढ़ी थी वापस से वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर से इलेक्ट्रॉन एक फ्रेश जो है जर्नी स्टार्ट करता है विद अपनी इनिशियल स्पीड से, और जब वो नई जर्नी स्टार्ट करेगा तो फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक्सिलरेटेड मोशन करेगा अंटिल नेक्स्ट कॉलिजन, जब तक वो नेक्स्ट कॉलिजन नहीं करता है। जैसे ही वो नेक्स्ट कॉलिजन करेगा फिर से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जो बढ़ी हुई स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 0, फिर से वो नई एक जर्नी स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से हर बार दो कॉलिजन के बीच में, ये कह सकते हैं सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो कैसी होती है, एक्सिलरेटेड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड से हो रही है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जैसे कि ये कॉलिजन हो रहा है, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, तो बी और सी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की जर्नी है वो कैसी होती है, एक्सिलरेटेड। ये जो पाथ होगा, ये जो जर्नी होगी वो इलेक्ट्रॉन की कैसी होगी, एक्सिलरेटेड मोशन होगी, और उससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लगेगी। और उस इंक्रीमेंट की वजह से क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही कॉलिजन करेगा ये जो इंक्रीमेंट हुआ था वो 0 हो जाएगा, और फिर से वो अपनी इनिशियल स्पीड से नई जर्नी स्टार्ट करेगा, और लगातार ये जो मोशन है, ये जो प्रोसेस है लगातार चलती रहती है। तो ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। तो जैसे ही हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, शिफ्ट होने लगते हैं। अब एक साथ तो शिफ्ट नहीं हो सकते, है ना, क्यों नहीं हो सकते, जैसे आप बोलोगे साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चल के सीधा यहाँ क्यों नहीं चला जाता, ये सीधा भी जा सकता है। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये सीधा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर बहुत सारे एटम्स और आयंस होते हैं जिनके इफेक्ट से इस इलेक्ट्रॉन को पास होना होता है, और जब वो ऐसी जर्नी करेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीच में वो क्या करेगा, कॉलिजन करेगा, और उस कॉलिजन की वजह से उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा वो कोई स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ पाथ उसके छोटे हों और कुछ पाथ उसके बड़े हों, लेकिन वो कॉलिजन जरूर करता है। तो ओवरऑल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, और इसी शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ड्रिफ्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो कब होती है, जब हम कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, या कह सकते हैं कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब ये ड्रिफ्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो एक बार एक समरी डायग्राम में हम इसको देख लेते हैं कि कैसा होता है, ये किस तरीके का होता है ड्रिफ्टिंग। तो इसमें देखेंगे डायग्राम में कि ये जो पहला डायग्राम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होता है उस केस में है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, ये इलेक्ट्रॉन का ऐसा जिगजैग पाथ होगा। ये जिगजैग पाथ क्यों हो रहा है, कॉलिजन्स की वजह से। कॉलिजन किससे हो रहे हैं,
कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं या जो आयंस अपनी जगह पर फिक्स हैं उनसे उनके कॉलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया है कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, तब ये पाथ जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है। तो पहले ये देखें आप, इसमें ग्राफ में दिखाया हुआ है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है एक्स से चला और फाइनली हमने उसका जो मोशन ऑब्जर्व किया तो उसमें फाइनली वो कहाँ पर आया, वाई पे आया। लेकिन उसी सेम टाइम इंटरवल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चला तो एक्स से है लेकिन पहुंचा कहाँ है, वाई से आगे। कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी कि वाई डैश पर। आना इसको यहाँ पर था लेकिन वो पहुंचा कहाँ पर है, वाई डैश की पोजीशन पे पहुंचा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो शिफ्टिंग यहाँ पर हुई है इसकी वाई से और वाई डैश तक की जो शिफ्टिंग हुई है, ये किसकी वजह से हुई है, ड्रिफ्टिंग की वजह से हुई है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? एक और डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं ड्रिफ्टिंग क्या होती है। जैसे कि आप देखें इसमें ये जो ब्लू लाइन इस डायग्राम में दिखाई हुई है, ये ब्लू लाइन है आपकी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। तो इसको लिख सकते हैं कि ये पाथ कब शो हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। और दूसरा क्या है, डैश्ड लाइन दिखाई हुई है, ये डैश्ड लाइन वाला पाथ कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यानी कि कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है। तो इस पाथ में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट में, तो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हो रहा है, टुवर्ड्स राइट हो रहा है। तो बी से और वो बी डैश तक क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो ये जो शिफ्टिंग है ये कहलाती है इसकी ड्रिफ्ट मोशन। ये कहलाता है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कहलाता है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा मेन मोटिव था यहाँ पर। एक बार हम क्या बात कर रहे हैं कि जो ड्रिफ्टिंग होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी या जो स्पीड होती है वो क्या होती है, जीरो। तो मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि 1 2 3 सो ऑन, कहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन आपके पास में है टोटल। ठीक है, I इक्वल्स टू 1 to n इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है। और इनकी जो स्पीड्स हैं या जो वेलोसिटी है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v1 वेक्टर, v2 वेक्टर एंड सो ऑन vn वेक्टर, या vi से लिख सकते हैं इसको, vi वेक्टर इक्वल्स टू। तो ये कब बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो पहला केस यानी कि व्हेन e वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, इन दैट केस द एवरेज स्पीड अगर हम निकालें, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, एवरेज, तो उसको बोल सकते हैं v एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस सो ऑन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसको लिख सकते हैं 1/n समेशन i vi वेक्टर। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रैंडम डायरेक्शंस में मोशन कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मोशन कर रहे हैं, तो ओवरऑल उनकी जो एवरेज आएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जो एवरेज स्पीड है ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, शिफ्ट नहीं होते हैं, उनका कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन अगर यही बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करें तो क्या हो जाएगा, तो दूसरा केस हो जाएगा हमारा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। इन दैट केस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सीलरेशन काम करता है, एक फोर्स काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स काम करता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वो एफ ई वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ई, तो माइनस ई ई वेक्टर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो m होता है, सो एक्सीलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन उसको हम लिख सकते हैं a वेक्टर इक्वल्स टू एफ ई वेक्टर अपॉन m, या ये हो जाएगा माइनस ई ई वेक्टर अपॉन m, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सीलरेशन हो गया। अब इस एक्सीलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है कॉलिजन्स के बीच में, जो सक्सेसिव कॉलिजन्स होते हैं उनके बीच में उसकी मोशन कैसी होती है, एक्सीलरेटेड। तो उस मोशन के लिए इसका
स्पीड क्या होगी, या चेंज इन स्पीड या इंक्रीज जो होता है स्पीड में वो क्या होता है, तो उसके लिए हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कौन सा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो फ्रॉम v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो इसको अगर हम यूज करें तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो सक्सेसिव जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन हो रहे थे, मान लीजिए एक कॉलिजन में उसको किसी इलेक्ट्रॉन को टाइम लगा टी आई, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक कॉलिजन करने में, किसी आई वे इलेक्ट्रॉन को एक कॉलिजन करने में टाइम कितना लगा, टी आई। और इस टी आई टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड मान लेते हैं क्या हो जाती है, फ्रॉम वी आई टू कैपिटल वी आई लिख देते हैं इसको। जो स्पीड बढ़ेगी ये तो हो जाएगी उसकी इनिशियल स्पीड आई वे इलेक्ट्रॉन की, और ये क्या हो जाएगी, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये हो जाएगी इसकी फाइनल, और ये हो जाएगी इसकी इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी इन वेक्टर फॉर्म अगर हम यूज करें ऐसा, तो देखो क्या आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी आई वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल क्या हो जाती है, स्मॉल वी आई वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये हो जाएगा टी आई। क्लियर। अब सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रख दें, ये हो जाता है कैपिटल वी आई वेक्टर इक्वल्स टू स्मॉल वी आई वेक्टर माइनस ये ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, तो ये हो जाएगा माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टी आई। ये किसी आई वे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम ना, केवल एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कौन सा, आई वे इलेक्ट्रॉन, और उस आई वे इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, या कह सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड द वेलोसिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ओके, तो ऐसा हम सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर सकते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम करेंगे और एवरेज लेंगे, तो एवरेज लेने पर क्या हो जाएगा, तो ऐसा कह सकते हैं, ये क्या है, ये जो हमने लास्ट स्लाइड में निकाला है, ये क्या है, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। कौन से इलेक्ट्रॉन की, ith इलेक्ट्रॉन की, है ना। अब अगर हम ऐसा ही सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए करें तो एवरेज स्पीड निकालेंगे सभी के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज लेने पर ये हो जाएगा v, इसको लिखेंगे कैपिटल V आई बार, है ना, इसका क्या लेना है हमें, एवरेज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा स्मॉल वी आई वेक्टर उसका एवरेज माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, और ये जो टाइम है उसका भी एवरेज होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है सारी, लेकिन जो टाइम है टी आई, इसका भी क्या लिया जाएगा, एवरेज लिया जाएगा। क्यों लेंगे एवरेज टाइम का, क्योंकि जो कॉलिजन्स के बीच जो कॉलिजन हो रहे थे, तो हमने बताया कि कुछ कॉलिजन जल्दी हो जाते हैं, कुछ कॉलिजन लेट होते हैं, तो जो कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इसलिए हमें सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसको क्या एवरेज करना पड़ेगा। तो ये जो एवरेज स्पीड होगी ये कहलाती है आपकी वी डी वेक्टर। तो वी डी वेक्टर इक्वल्स टू, ये जो एवरेज है ये तो हो जाएगा 0 माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू जो टाइम का एवरेज है उसको हम एक नई टर्म, एक नए सिंबल से लिखते हैं, वो कहलाता है टॉ। ठीक है, तो फाइनली इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, वी डी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर टॉ बाई एम, ये बोलते हैं टॉ। जो नया सिंबल हमने लिखा है टी की जैसा, ये कहलाता है टॉ। तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना हो तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वी डी इक्वल टू या मॉड ऑफ बी डी वेक्टर इक्वल टू, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ई टॉ बाई एम। हियर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। टॉ जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो हमने टॉ यूज किया है सिंबल,
तो एक बार इसको बता देते हैं, ये जो टॉ है ये क्या है, एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स। और ये जो एवरेज टाइम है बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, यही क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, या इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसा डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, टॉ। इसकी जो यूनिट होगी वो सेकंड ही होगी, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये जो हमारी ड्रिफ्ट स्पीड आज हमने डिराइव की है, ये ड्रिफ्ट स्पीड ये हो जाएगी, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड, और अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाने पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से शिफ्ट होते हैं, ड्रिफ्टिंग होती है, वो स्पीड आपकी ये होती है माइनस ई वेक्टर टॉ अपॉन एम। और ये स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसा कि उस डायग्राम में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन वाई से और बाई डैश पर पहुंच जाता है ना, तो ये जो डिस्टेंस है इसको उसने ट्रेवल किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया गया था और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा था, टुवर्ड्स राइट। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, टुवर्ड्स राइट। ये इलेक्ट्रॉन कोई अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। किस स्पीड से, विद दिस ड्रिफ्ट स्पीड से। ठीक है, और ये सीधा नहीं जाएगा, ये बहुत कॉलिजन करने के बाद में इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी पर पहुंचेगा। तो ऐसा करने में इसको बहुत टाइम लगेगा, है ना, ए से और बी तक पहुंचने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो बीच में क्या करेगा, ए से बी तक पहुंचने में बहुत सारे कॉलिजन करेगा। तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है ये बहुत कम होती है। इसकी जो रेंज होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की या ड्रिफ्ट स्पीड की, ये मिलीमीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। जबकि रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है, ये जो ड्रिफ्ट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बहुत ही तेज गति से, बहुत ही फास्ट स्पीड से जो है मोशन करते रहते हैं, फिर भी उनकी जो ड्रिफ्टिंग होती है वो बहुत स्लो स्पीड से होती है। क्यों, क्योंकि वो ड्रिफ्टिंग के टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, लगातार कॉलिजन कर रहे हैं। कॉलिजन से क्या होता है, उनका जो पाथ है वो लगातार चेंज होता रहता है, तो ओवरऑल जो ड्रिफ्टिंग होती है उसमें उनको बहुत टाइम लगता है, इसलिए इनकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, तो जब ये कॉलिजन होगा, जैसे मैंने बताया कि एक कॉलिजन होने के बाद में इलेक्ट्रॉन अपनी फ्रेश जर्नी स्टार्ट करता है, तो जब कॉलिजन होगा तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड, जो उसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो हमने फॉर्मूला लिखा था अभी यहाँ पर, ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आई थी इसकी, ये वी आई, कैपिटल वी आई है ना, जब इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करेगा तो ये जो वी आई वेक्टर है फिर से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और फिर से इलेक्ट्रॉन इस स्मॉल वी आई से क्या करेगा, अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। तो हर बार जब वो कॉलिजन करता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट क्या करता है, वहां पे लॉस कर देता है, और उस काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो हमारे हीट के रूप में बाहर निकल के आता है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई कंडक्टर को अगर आप देखेंगे तो अगर उससे कुछ समय के लिए अपन करंट फ्लो करते हैं या उससे कोई करंट पास होती है, तो वो जो कंडक्टर है धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो गर्म होने का रीजन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है कॉलिजन्स में लॉस करते हैं, और उस काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में, इसलिए वो कंडक्टर गर्म होने लगता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है यहाँ पर कि जो कॉलिजन्स हो रहे हैं उन कॉलिजन्स की वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जाना तो कैसा चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन इलेक्ट्रॉन सीधा ना जाके क्या करता है, उसका पाथ जिगजैग हो जाता है, वो लगातार कॉलिजन करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या एक बैरियर आ गया है ना, एक जो कह सकते हैं कि इंटरप्शन है, उसको जाना है यहाँ से यहाँ तक है, ए से लेकर और बी तक, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ए से बी तक जाने के लिए। ठीक है, तो वो जो मुश्किलें उसको मिल रही हैं, जो बैरियर्स उसको मिल रहे हैं ड्यू टू कॉलिजन फ्रॉम एटम्स और आयंस ऑफ द लैटिस और कंडक्टर, ये जो बैरियर हैं यही क्या कहलाते हैं, रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो यही जो बैरियर्स हैं, ये जो कॉलिजन्स होते हैं, ये ही किसका रीजन होते हैं, रेसिस्टिविटी का रीजन बनते हैं। तो ये जो हमारा ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी है वो यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये जो कॉलिजन्स होते हैं, ये कॉलिजन ही हमारा किसका रीजन है, या किसका ओरिजिन है, रेसिस्टिविटी का ओरिजिन है। जिसमें जितने ज्यादा कॉलिजन होंगे उतनी ही रेसिस्टिविटी उसकी ज्यादा होगी।
जैसे हम बोलते हैं ना कि सभी मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है, तो कुछ मटेरियल में ये कॉलिजन्स कम होते हैं, कुछ मटेरियल में कॉलिजन्स ज़्यादा होते हैं ओवरऑल, इसलिए उनकी रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी का रीजन क्या होता है, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स और आयंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, हीटिंग का रिजल्ट, हीटिंग क्यों होती है, आपसे पूछे हीटिंग क्यों होती है, तो हीटिंग का रीजन क्या है कि जब वो ड्रिफ्ट होते हैं तो उसमें वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है कॉलिजन्स में लॉस करते हैं और उसकी वजह से वो मटेरियल गर्म होने लगता है, यानी काइनेटिक एनर्जी हीट में चेंज हो जाती है। इस तरीके से हम इस ड्रिफ्ट को समझ सकते हैं। इसके आगे हम जो है एक डेरिवेशन और देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में।